Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with a new topic, that is heat. So what exactly heat transfer कैसे होता है, then units क्या क्या है, then latent heat of fusion क्या होता है, vaporization क्या होता है, सब कुछ हम इसी टॉपिक में देखेंगे. So my first question is, what is the difference between heat and temperature? ठीक है, आई नो बहुत हीट बढ़ गया है बिकॉज दिस इज समर. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन विंटर सो ऑब्वियसली वहाँ पे ठंडी होगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? सी गाइज, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट क्या है हमारा? एनर्जी, राइट. विच एनर्जी? थर्मल एनर्जी. ठीक है, हीट क्या है हमारा? थर्मल एनर्जी. किसी भी बॉडी में कितनी थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है वो होता है हीट. ठीक है, कोई भी बॉडी में, पर्टिकुलर बॉडी में कितनी थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है उसे हम हीट कहेंगे. नाउ अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा? राइट, जूल्स. ठीक है, आपको नहीं पता था, याद रखो, एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स. एनर्जी का एक और यूनिट है, दैट इज कैलोरी. ठीक है, नाउ कैलोरी एंड जूल्स में एक यूनिट कन्वर्जन होता है, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स. ओके, न्यूमेरिकल में अगर आपको कैलोरी दिया है एंड आपको कैलोरी से जूल्स में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू आप 4.18 ले सकते हो एंड इसे राउंड ऑफ करके 4.2 भी ले सकते हो. कोई ऐसा बोलेगा ये भाई काय को ऐसा 4.18 है 4.2 लिया, मेरा नाम बोल दो, शिवम सर ने बोला, बात खत्म. ओके, सो हीट समझे आपको क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. इसका यूनिट है जूल्स. व्हाट एग्जैक्टली इज टेम्परेचर? सो टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी. मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of a specific body. Okay, of a specific body. Now hotness of a body, I know what you are thinking, वो नहीं है. ठीक है, यहाँ पे बॉडी यानी कोई भी एक आइस ले लो या फिर कॉपर, आयरन, कोई भी एक स्पेसिफिक बॉडी. इस ये जो स्पेसिफिक बॉडी है ये कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है, ये हम कैसे मेजर करेंगे? इट्स अ मेजरमेंट. कैसे मेजर करेंगे कि इसके अंदर कितनी हीट है? तो उसे कहते हैं हम टेम्परेचर. आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट और डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी. ठीक है, इसका यूनिट होता है सेल्सियस होता है या फिर केल्विन होता है या फिर फ़ारेनहाइट होता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. आपको याद रखना है. नाउ our next topic is different ways of heat transfer. ये तीनों वेज आपने लास्ट ईयर स्टडी किए हैं. ठीक है, सो इन 3 वेज से हीट ट्रांसफर होता है हमारा. ओके, व्हाट इज मीन बाय हीट ट्रांसफर? देखो, ये ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर कोई एटम्स है. ठीक है, तो इसमें से हीट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, दैट इज हीट ट्रांसफर होगा. ओके, नाउ सी, 3 वेज है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. सो इसके पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देख लें. सपोज दिस इज सॉलिड. ये सॉलिड का एक क्यूब है. ठीक है, नाउ सॉलिड में जो भी एटम्स होते हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, देखो एकदम टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल भी बीच में जगह नहीं है. ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड. ओके, यह है सॉलिड. अगर समझो इतना ही मैंने लिक्विड लिया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े से दूर होते. ठीक है, एंड वही अगर हमने गैस लिया, इसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर होते. ठीक है, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस. ठीक है, नाउ जो ये
कंडक्शन है ये होता है सॉलिड में। आप कोई भी एक आयरन रॉड ले लो एंड आप उसके इस साइड को हीट करो, राइट, तो थोड़े टाइम के बाद ये वाला जो साइड है ये भी गर्म हुआ होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन। ठीक है, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड इज नोन एज कंडक्शन। कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड में होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी एक ऐसे बीकर में वाटर लेते हो, ओके, एंड आपको यहाँ से आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऊपर का पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर होता है दैट इज कन्वेक्शन। एंड गैशियस स्टेट में या फिर वैक्यूम में जो भी हीट ट्रांसफर होता है दैट इज रेडिएशन। ठीक है, अगर सपोज आप यहाँ पे ऐसे एक शेकोटी कर रहे हो, ठीक है, कैंप फायर, सो अगर आप यहाँ से दूर से इसके अगर आप हाथ रखोगे, ये हाथ है, ठीक है, इससे हाथ है, हाथ, ओके, हाथ अगर आप दूर से भी ऐसे शेकोटी को ऐसे कैंप फायर से दूर से भी करते हो तो आपको हाथ को गर्म लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, बिकॉज हीट वेव्स बाहर निकलती है। ठीक है, सो दीज 3 डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड में होता है, रेडिएशन गैशियस स्टेट में या फिर वैक्यूम में होता है। ठीक है, सन देखो हमारे बहुत दूर है सन, ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पे बैठ के हीट फील हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, वैक्यूम से भी ट्रांसफर हो सकता है। सो ये तो 3 थे हीट ट्रांसफर के वेज। नाउ नेक्स्ट यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज लैटेंट हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैटेंट हीट। ठीक है, ये नया टॉपिक है आपके लिए। सो लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है? हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। नाउ लेटेंट हीट देखने के पहले हम देखते हैं कि फेज चेंज क्या होता है। ओके, नाउ सपोज ये मेरे पास एक बीकर है एंड इस बीकर के अंदर एक है आइस। ठीक है, ये क्या है? आइस है। ओके, अगर मैंने इसको हीट किया तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, राइट। किसी भी आइस को अगर आप हीट दोगे तो वो ऑब्वियसली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, ये तो हमें पहले से पता था, इसमें क्या डिफ़िकल्ट है? आप तो होशियार हो पहले से, आपको सब कुछ पता है। ओके, नाउ सपोज अगर मैं इसे हीट कंटिन्यू देना चालू ही रखता हूँ तो ये जो वाटर है ये बन जाएगा स्टीम और ये पानी पूरा का पूरा उड़ जाएगा, पानी गायब। ठीक है, सो पहले यहाँ पे जो सॉलिड था, ठीक है, इसका लिक्विड बना, राइट, एंड लिक्विड का अगर हमने कंटिन्यू उसे एनर्जी प्रोवाइड किया तो वो गैस स्टेट में गया। आइस, वाटर एंड यहाँ पे स्टीम या फिर वेपर। तो देखो सॉलिड को हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड एज फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। अगेन फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड एज फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। अभी डेफिनेशन फिर से पढ़ो। हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने में कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, ये था मेरा आइस। ठीक है, ये है मेरा आइस। इसने बाहर से हीट एब्जॉर्ब किया ना, राइट। इसने क्या किया? बाहर से, देखो यहाँ पे हम नीचे से उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नीचे से हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसे अगर आप ओपन में भी आइस रखते हो तो ऑब्वियसली आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। बाहर का अभी का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली हीट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 32 डिग्री से हीट ट्रांसफर होगा 0 डिग्री सेल्सियस के पास। तो ये जो आइस है ये बाहर का हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया बाहर से और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कितनी हीट लगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसका फेज चेंज हो गया,
इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, ये तो वन डायरेक्शन में हो गया। अभी और क्या हो सकता है, सपोज ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी हीट था वो इसने रिलीज कर दिया, यानी कि इसके अंदर जो भी हीट था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, पानी था पहले, उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हीट होगा, उस हीट को अगर हमने हीट को ही अंदर से निकाल दिया तो पानी ठंडा हो जाएगा। और अगर हम हीट निकालते रहे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जो वाटर है वो अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमने उसके अंदर का हीट निकाल दिया, इसने हीट रिलीज कर दिया। देखो हीट बाहर निकला, बाहर यानी रिलीज कर दिया। सो द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फेस चेंज, देखो अगेन ये लिक्विड था, इसका फेस चेंज होके क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड टू सॉलिड भी बन सकता है। सो हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड, देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और रिलीज्ड, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है और ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग अ फेस चेंज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। आई होप आपको लेटेंट हीट समझ में आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम इसे और डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हम करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये है मेरा बीकर, इसके अंदर मैंने डाले हैं आइस क्यूब्स। आइस क्यूब का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला है थर्मामीटर, नीचे से हम इसे हीट प्रोवाइड करें। ठीक है, बंसन बर्नर यहाँ पे हमने लगाया, स्टैंड विंड सब रखा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको मैं एक बोल रहा हूँ कि याद रखो, सी किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखो, हीट दे रहे टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा, हीट निकाल रहे हैं टेम्परेचर कम होगा। इफ वी आर प्रोवाइडिंग हीट टेम्परेचर विल इंक्रीज, इफ वी आर रिमूविंग हीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देन टेम्परेचर विल डिक्रीज। याद रखो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आइस क्यूब्स है, थर्मामीटर डाला है, नीचे से हमने बर्नर या जहाँ से हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ठीक है, ओके। सो इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। ये था हमारा बर्नर, सॉरी ये था हमारा बीकर जिसके अंदर हमने बहुत सारे आइस रखे थे। ठीक है, देखो ये हमने ये आइस रखा है एंड इससे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हमने हीट ऐसे ही प्रोवाइड करते रहे तो, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये अब तक तो समझ में आया होगा, हमने बहुत बार देखा है। देखो इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, हम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेंगे हम वैसे वैसे इसका ग्राफ भी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक समझने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, टेम्परेचर यहाँ पे 0 2 10, अभी ये मैं रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 110, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ सी, जब हम इस आइस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी मैंने जस्ट फ्यू मिनट्स पहले क्या कहा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। बट जब हम इस आइस को हीट करते हैं तब सरप्राइजिंगली उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अगेन, जब हम इस आइस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कब तक नहीं बढ़ता, ये 4 मिनट तक इसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं। जब ये कंप्लीटली आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 4 मिनट, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट्स भी लग सकते हैं, 4 मिनट भी लग सकते हैं, 6 मिनट भी लग सकते हैं, एवरेज ले रहे हैं हम 4 मिनट। तो 4 मिनट तक मैं इसे हीट प्रोवाइड करता है, मतलब नीचे से बर्नर चालू था मेरा 4 मिनट, बट फिर भी मेरा टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था 4 मिनट तक। ठीक है, 4 मिनट के बाद जैसे ही ये कंप्लीट लिक्विड में आ गया उसके बाद मेरा 0 से 1 हो गया, फिर 1
2, 3, 4 ऐसे बढ़ता गया। ठीक है, अगेन 4 मिनट तक मैं हीट प्रोवाइड कर रहा था बट उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। ये तो गजब बात है। अब भी मैंने बोला कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को गर्म करूंगा या फिर हीट प्रोवाइड करूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड यहाँ पे मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। कुछ तो गड़बड़ है, देखते एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है। तो होता क्या है, जब ये आइस फॉर्म में है तब वाटर एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है। देखो स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। सो ये आइस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड है। तो ये जो वाटर के टू बी मोर मतलब थोड़ा आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वाटर के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होगा H2O, H के 2 मॉलिक्यूल्स, O का दूसरा मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में। जब ये आइस फॉर्म में होता है तब इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि 4, देखो ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सो ऐसे 4 एटम्स साथ में एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। बट जब वो वाटर स्टेट में होता है तब उसके पास, ऐसे कहते हैं कि सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, आइस के पास 4 बॉन्ड थे, वाटर के पास 2 ही बॉन्ड है। तो यहाँ पे आइस टू वाटर इसमें 2 बॉन्ड टूट गए, राइट। तो ये जो 2 बॉन्ड टूट गए, ये कैसे टूट गए? बिकॉज हमने इसे एनर्जी प्रोवाइड किया। ठीक है, सो जो आइस स्ट्रक्चर था जिसमें बॉन्ड एकदम टाइटली पैक्ड थे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग था वही टूटने में हमारा स्टार्टिंग का 4 मिनट का एनर्जी चला गया। देखो हमने ये जो 4 मिनट हम एनर्जी दे रहे थे बट फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। क्यों? बिकॉज एनर्जी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा था, एनर्जी उनके बीच में का बॉन्ड पहले तोड़ रहा था। जैसे सारे बॉन्ड्स टूट गए, उसके जैसे सारे बॉन्ड्स टूट गए यानी कि वो वाटर में आ गया, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो स्टार्टिंग का हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उससे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, एंड जैसे ही कंप्लीटली वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा वहाँ से फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, जिसको यहाँ पे हमने 4 मिनट लिया है। तो उसके 4 मिनट के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर गैशियस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, वाटर के वेपर्स बनते हैं। तो क्या वाटर 100 के ऊपर जा सकता है? नहीं, वाटर का टेम्परेचर 101 नहीं हो सकता, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो 100 पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट था ग्राफ 4 मिनट तक। देखो मैंने 4 मिनट तक एनर्जी प्रोवाइड किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। 4 मिनट के बाद टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कब तक बढ़ा? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। अभी वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, फिर से वो 100 पे हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, 100 पे अगेन वो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड 100 पे कांस्टेंट कब तक रहेगा? जब तक कंप्लीटली ये जो वाटर है ना ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये 100 पे ही रहेगा, 100 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे 100 पे आएगा, वाटर की जो बॉन्ड्स है वो और वीक हो जाएंगे एंड ये इवेपोरेट हो जाएंगे, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर 100 के आगे नहीं जाएगा, 100 पे ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहला देखो, अभी इसमें सबसे पहला वो 0 पे कांस्टेंट था। ठीक है, इसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। इसके बाद वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट था। तो वाटर का टेम्परेचर 2 जगह पे कांस्टेंट था, पहला 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक समझा आपको? ठीक है, सो देखो ये ग्राफ जो आपको टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किया था, एंड ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था 4 मिनट तक। ठीक है, ये टाइम है मिनट्स में और ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है हमारा। तो A टू B यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, B टू C टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एंड C टू D अगेन वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये जब कांस्टेंट था उसमें क्या है, आइस प्लस वाटर। जैसे देखो B पॉइंट ऐसा है जिसमें हमारा आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर B के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड C ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो वाटर है यहाँ से लिक्विड का गैशियस स्टेट में बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड D तक हमारा पूरा का पूरा वाटर उड़ जाएगा।
ठीक है। सो ये ग्राफ आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट। सो यहाँ पे अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ये डेफिनेशंस भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली 1 मार्क को पूछा जा सकता है। सी कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, जो ए टू बी वाला था, ठीक है। ये ग्राफ अभी याद रखो आप, ठीक है। ए टू बी याद रखो, बी टू सी ये लाइन है, सी टू डी ये कांस्टेंट है। ये तीनों आपको याद रखना है, ए टू बी टू सी एंड सी टू डी। यही हम आगे डेफिनेशंस में देखेंगे। So constant temperature at which the ice converts into water, A to B, is called as melting point of ice, ठीक है। आइस मेल्ट होगा, आइस था वो मेल्ट होगा कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, सी टू डी वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन, ठीक है। पहला वाला लाइन ए टू बी टू सी, सी टू डी। तो ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस था, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, जिसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गए होंगे, ऑल राइट। सो नाउ ये दोनों डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस वाला कांस्टेंट टेम्परेचर, ए टू बी लाइन, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ए टू बी, ठीक है। आपको ग्राफ बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ए टू बी, ठीक है। इस टेम्परेचर पे क्या था हमारा, जो भी टेम्परेचर था ये कैसा था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 4 मिनट के बाद हमारा जो यहाँ पे आइस था वो कंप्लीटली लिक्विड में आ गया होगा, दैट इज वाटर, ठीक है। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारा ए टू बी तक टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मीनिंग समझ में आता है तो ईजिली आपको याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, विच टेम्परेचर, देखो ये वाला टेम्परेचर बी टू सी, एंड इसके बाद जो ये वाला था सी टू डी, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि क्या था 100 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाटर कंप्लीटली बन जाएगा वेपर में, ठीक है, दैट और स्टीम में। सो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। 2 डेफिनेशंस थे, पहला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप आपको दोनों का मीनिंग समझ में आया होगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है वो आपको समझ में आ गया। अभी हम कुछ वैल्यूज वेट, सो वैल्यूज हम आगे देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अगेन ये भी 2 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, 0 वाला, बाय यूनिट मास। देखो यूनिट मास यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर मास, 1 ग्राम हो गया या फिर 1 किलोग्राम हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक यूनिट मास है। वो वाला सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, ये वाला है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे 1 kg, एग्जैक्टली 1 kg ले रहे। पहले वाले कंडीशन में देखो बीकर में हमने डायरेक्टली आइस ले लिया था, उसका हमने बिल्कुल भी वेट नहीं किया था, उसका बिल्कुल भी मास नहीं कैलकुलेट किया था, डायरेक्टली ले लिया था, इसके लिए वो था लेटेंट हीट। बट यहाँ पे हम 1 kg आइस लेंगे, या फिर 1 kg वाटर लेंगे, या फिर 1 kg आयरन लेंगे, 1 kg कॉपर लेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट में लिया है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे यूनिट मास लिया है, ठीक है, दैट इज 1 kg, यूनिट यानी 1,
ठीक है. So amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase A to B 0 degree Celsius is called as specific latent heat of fusion. Next क्या है, the amount of energy absorbed at a constant temperature by a unit mass यानी कि 1 kg of a liquid to convert into gaseous phase is called as specific latent heat of vaporization. ठीक है. सो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस भी समझ में आएगा. अगेन ये दोनों डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये दोनों भी डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये दोनों भी डेफिनेशन आपको याद रखने. दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट मास का डिफरेंस है दोनों में. ठीक है. सो देखो ये एक चार्ट है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है. इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ. ठीक है, सबसे पहले देखो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है पहले से. बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी पता है हम. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो देखो क्या लिखा है 333 किलो जूल्स पर किलोग्राम. ठीक है, यानी कि अगर मैंने 1 किलो आइस लिया, ठीक है, सपोज ये मेरा 1 kg आइस का एक गोला है. ठीक है, मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ. एनर्जी में जूल्स में प्रोवाइड करूँगा, राइट. तो इससे मैं थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर, समझो मैंने 1 जूल दिया, ये सॉलिड ही रहेगा. 2 जूल दिया, सॉलिड ही रहेगा. 100 जूल्स दिया, फिर भी ये सॉलिड ही रहेगा, कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा. 200 जूल्स दिया, सॉलिड ही रहेगा. 333 जूल्स जब मैं दूंगा इस आइस को, देन इट विल कन्वर्ट टू वाटर. ठीक है, और ये 333 जूल्स देने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जिसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो एक 1 kg आइस को जब मैं 333 जूल्स एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तब वो वाटर फेज में आ जाएगा. ठीक है, या दैट इज लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अगर मैं कैलोरीज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 80 कैलोरीज आता है. एंड वही स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है 2256 किलो जूल्स. ठीक है. सो अगर मैं, ये जो वाटर था मेरा, ये वाटर कितना है 1 किलोग्राम वाटर है. ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर को अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, सॉरी ये जूल्स नहीं, ये किलो जूल्स है. ठीक है, यहाँ पे मैंने जूल्स लिख लिया गलती से, ये किलो जूल्स है. सो 1 kg वाटर को जब मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूँगा, तब ये कंप्लीटली गैशियस फेज में चला जाएगा, जिसके हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, दैट इज 540 किलोग्राम, सॉरी 540 कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है. सेम गोज फॉर कॉपर. कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या है 1083, बहुत ज़्यादा है. बॉइलिंग पॉइंट ये है इसका. ठीक है, 2562. अभी इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखो क्या है 133 किलो जूल्स, यानी कि इतनी एनर्जी जब मैं उसे प्रोवाइड करूंगा तब इसका टेम्परेचर स्टार्ट होगा बढ़ना. ठीक है, एंड वेपोराइजेशन में 5060, इतने टेम्परेचर में कॉपर का जो स्टेट है वो गैशियस स्टेट में चला जाएगा. ठीक है. सो ये है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. देन ये सारे के सारे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिए हैं. ठीक है. सो आई होप आपको आज जो भी मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा. ठीक है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.